वेलकम टू स्टूडेंट्स टू आवर चैनल जिसका नाम है एग्जाम इजी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, जब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल चीज़ क्या है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट मैं आपको पिछली क्लासेस में ले जाना चाहूँगा जहाँ पर हमने देखा था कि चेंजेस एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आपने देखा था कि फिजिकल चेंज तो सिंपल थे लेकिन केमिकल चेंज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। और केमिकल चेंज की खास बात थी कि उनमें केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर केमिकल चेंज हो रहे हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि फिजिकल चेंज के बारे में बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड मेनी अदर एक्सपेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस, द फॉलोइंग आर बट नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बस वहीं पर आपको फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे लस्टर है, मैलेबिलिटी है, एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, मास, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल चेंज है। तो ये फिजिकल चेंज आप देख सकते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो आप बाहर से देख भी सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब चेंज इस प्रकार से फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे दूसरी बार अगर हम देखें तो फिजिकल चेंज आर लिमिटेड टू चेंजेस द रिजल्ट डिफरेंस इन डिस्प्ले विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन को बिना चेंज किए हुए जो चेंज आ जाते हैं। जैसे सम कॉमन एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे टेक्सचर में चेंज आना, या फिर कलर में चेंज आना, या फिर टेम्परेचर में चेंज आना, या शेप में चेंज आना। तो इस प्रकार के चेंजेस सभी फिजिकल चेंज होते हैं और इनमें कोई परमानेंटली प्रोडक्ट नहीं बनता है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सा बल्ब जल रहा है अगर, और वो अगर जलना बंद हो गया है तो ये फिजिकल चेंज होगा, उसको हम वापस भी चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ़ैन ऑन है तो उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये सिंपल से फिजिकल एग्जांपल है। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं केमिकल चेंजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। केमिकल चेंज ओकर्स व्हेन ए सब्सटेंस कंपोजिशन चेंज। यानी कि केमिकल चेंज जब भी होता है तो वहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसका कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू अदर वंस और फॉर्म्ड। यानी कि जब भी नया पदार्थ बनता है तो उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और इस प्रकार से नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपने देखा होगा, हम बात करें मिल्क टू कर्ड, तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज होता है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि किस प्रकार आप केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। जो सब पहला है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंज होता है। चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो ये 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केमिकल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ वायरस, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, केमिकल चेंजेस के। यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोहा होता है वो मॉइस्चर एंड एयर के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाती है और इस प्रकार से वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको रस्ट कहा जाता है, और वो लोहे को काफ़ी हद तक ख़राब कर देता है। तो इस प्रकार से वो एक नया सब्सटेंस है, तो उसको हम आयरन नहीं कहेंगे। तो ये एक केमिकल रिएक्शंस है जो मॉइस्चर और वाटर के संपर्क में, यानी मॉइस्चर एयर के संपर्क में आने पर होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। यानी कि डेली लाइफ की कुछ सिचुएशन को देखना है और देखेंगे क्या होता है। जैसे कि उन्होंने दिया है कि मिल्क लेफ्ट एंड रूम टेम्परेचर। अगर हम दूध को कमरे के तापमान पर रख दें, यानी कि नॉर्मल जिसे हम रखते हैं उसमें रख दें ज़्यादा टाइम तक, तो क्या होता है। या फिर हम आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर हम लोहे की कोई सी चीज़ ऐसे नमी वाले एटमॉस्फेयर में रख दे तो क्या होगा। अगर अंगूरों को ज़्यादा समय रखे तो क्या होगा। फूड इज़ कुकड, यानी कि भोजन के पकने के बाद क्या होता है, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। उसके बाद क्या होता है, वी रेस्पायर। तो ये सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सभी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। जैसे मिल्क इस लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, जब ज़्यादा समय तक अगर दूध रखा रहे तो वो हो जाता है ख़राब, आपने देखा ही हुआ। यानी कि उसमें हो जाती है केमिकल रिएक्शंस और वो चेंज हो जाता है खट्टे दूध में। एक आयरन तवे को या लोहे की किसी भी चीज़ को आप एक नमी वाले जगह पर रख दो तो उस पर जंग लग जाती है। तो आपको पता ही है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल रिएक्शंस। ग्रेप्स फर्मेंटेड, यानी ज़्यादा समय तक अंगूर को रखने पर वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। भोजन जो कच्चा होता है वो पकने के बाद दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। यानी कि पकने के बाद आपने देखा होगा कि जो पका हुआ भोजन उसको हम वापस कच्चा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जब कम्प्लीटली एक तरह से चेंज होकर नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इन सभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कोई सा भी चेंज रिटर्न नहीं होता है। तो ये सभी केमिकल रिएक्शन है और इसमें पूरी तरह से नया पदार्थ बन जाता है। अब वो सिचुएशन जो दी हुई है सभी में क्या हो रहा है कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर दी है जो समझाने के लिए दी हुई है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
इस एक्टिविटी में देखिए दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर, यानी कि टीचर्स की प्रेजेंस में होनी चाहिए और जो केमिकल असिस्टेंट्स होता है लेबोरेटरी का वो भी होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले दिया उन्होंने कि एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए जो 2 सेंटीमीटर का हो और उसको सैंड पेपर से आपको रब करना है, यानी उसको उसको रब करना है, यानी घिसना है उसको अच्छी तरह से। उसके बाद इसको एक टोंग यानी चिमटे की सहायता से पकड़ लेना है और इसको एक बर्नर की सहायता से आप जलाएंगे और नीचे वॉश ग्लास रखा रहना चाहिए जहाँ पर इसकी एस इकट्ठी होती रहे। तो आप देखेंगे जैसे वॉश ग्लास जैसे ही आप टोंग की सहायता से इसको बर्नर पर जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो नीचे की ओर इसकी एस इकट्ठी होती जाएगी, यानी राख बनती जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी एक केमिकल चेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन जलता है तो उसकी जो वाइट फ्लेम के साथ जलता है और नीचे वाइट पाउडर के रूप में वॉच ग्लास में इकट्ठा होता जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन था यानी मैग्नीशियम था वो चेंज हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी जलने के बाद किस में चेंज हो गया, यहाँ पर एक नया कंपाउंड बना जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट थी वहाँ से उसकी रिएक्शन से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी एक और दी है। यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क लिया है और फ्लास्क में ऊपर की ओर कॉर्क लगा है, एक ग्लास ट्यूब एक लगी हुई है और यहाँ पर नीचे की ओर उन्होंने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक ग्रेनुअल्स मिलाए हैं। तो यहाँ पर मेटल की रिएक्शन एसिड से क्या हो रही है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है और इसमें क्या चेंज आ रहा है ये सभी पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई सी केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये 4 लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो वैसे तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास होती रहती है, लेकिन इस चैप्टर में एक नई चीज़ आ रही है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी केमिकल इक्वेशन भी है इसमें। तो उसको केमिकल इक्वेशन एक्चुअली है क्या उसके बारे में अब हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल एक्टिविटी में देखा था 1.1 में कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो जब बर्न इसको किया गया था तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ये अगर इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक लॉन्ग इक्वेशन हो जाती है, यानी बहुत ही लंबा लिखना पड़ता है हमें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसके सिंबल याद होनी चाहिए, तो सिंबल के रूप में अगर लिखते हैं तो इसको हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं और ईजी हो जाता है इसको समझना और लिखना। तो अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो Mg प्लस O2 और इससे बन रहा है MgO2, यानी कि तो इस प्रकार से आप ये इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन के रूप में लिखना इसको ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जो सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यहाँ पर जिन दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और ये दो कहलाएंगे रिएक्टेंट, यानी जिन दो केमिकल या सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है वो दो कहलाते हैं रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो नया सब्सटेंस बना था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहेंगे प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन के दौरान बनकर तैयार हुआ है इसलिए इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक वर्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और उससे बना प्रोडक्ट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट को हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है रिएक्टेंट को, और अगर उसके बाद अगर उसमें प्लस में हो तो उसके साथ प्लस में जोड़ दिया जाता है, और एरो के बाद में हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, इसको लिखा जाता है प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में और जो रिएक्टेंट होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके बीच में जो एरो होता है वो ये शो करता है कि प्रोडक्ट किस ओर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाती है इस प्रकार से। अब आता है टॉपिक राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है Mg प्लस O2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप लिख चुके हैं। तो काउंट द कंपेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS और द एरो, यानी यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इधर यहाँ पर जैसे Mg और यहाँ पर O2 लिखा है तो यहाँ पर MgO लिखा है, यानी यहाँ रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन थे लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। तो आपको इसको ठीक करने के लिए इसको MgO2 लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, तो ये सही इक्वेशन नहीं कही जा सकती। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, और इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको बताइए कि जैसे कि अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की खास बात यही होती है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जितने एटम होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट साइड में अगर 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी हम उस प्रकार की इक्वेशन को हम बैलेंस कहेंगे। अगर जैसे ऊपर जो देखी थी हमने वो इक्वेशन एक्चुअली कौन सी थी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये अनबैलेंस्ड हो गई। तो इस प्रकार से इसमें बैलेंस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आज। स्टूडेंट्स, मेरा कहना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका एक बिग टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट को देखते हुए मैं इसको
अगले टॉपिक में ज़रूर आपको बताऊंगा। और इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन ना करते हुए सबसे लास्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक को लेंगे। सबसे पहले इसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कोरोजन, रेंसिडिटी और दूसरे जो भी टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को और अच्छी तरह समझ कर इसको कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।